गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो पार्ट 1 खत्म कर लिया था इस चैप्टर का। हमने पार्ट 2 शुरू करेंगे आज की क्लास में। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो तुम्हारे अर्थ के जो मेजर 4 कंपोनेंट्स है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और लिथोस्फेयर का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 शुरू करेंगे हम ओशन से। तो चलो शुरू करें फिर। तो ओशन से पढ़ना शुरू करेंगे हम। ओशन जो है अपना हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, याद है आप लोगों को? तो देखिए, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले बता रखा है कि हाइड्रोस्फीयर का जो मेजर पार्ट है तुम्हारा क्या है, ये ओशंस है। ओशंस मतलब कि जो वाटर अवेलेबल है पूरे अर्थ पे अपने। तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पे तुम्हारे, वो तुम्हारे ओशंस में है। ठीक, इसके बाद तुम्हारा ग्राउंड वाटर है, आइस कैप्स है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो। ठीक है, और इन सबको मिलाकर तुम्हारा कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें से तुम्हारा जो टोटल अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है, उसमें से तुम्हारा 97% सिर्फ ओशन में, इसलिए सबसे मेजर कंपोनेंट है। इसके साथ साथ तुम्हारे सभी ओशन क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, अलग अलग है नहीं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स फर्स्ट, the tides and the ocean current. The five major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean. टोटल 5 कितने ओशन है अपने पास, ध्यान से सुनना, ठीक है। 5 ओशन है। कौन कौन से? फर्स्ट पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ है तुम्हारा ये सदर्न ओशन और लास्ट है तुम्हारा आर्कटिक ओशन। और ये टोटल ये जो 4 आपके जो नाम लिखे हैं सारे के सारे सीक्वेंस में, ठीक है, याद रखना। सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ पे तुम्हारा सदर्न और फिफ्थ पे तुम्हारा आर्कटिक ओशन। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पैसिफिक ओशन के बारे में। तो द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, पता है आप लोगों को। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अब देखो क्या बता रखा है कि सबसे बड़ा ओशन तुम्हारा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। और ये कितना है टोटल? जो अपना अर्थ है ना, अर्थ के टोटल 1/3 पार्ट पे क्या है तुम्हारा? पैसिफिक ओशन है। और देखो मैरियाना ट्रैंक, ठीक है, मैरियाना ट्रैंक, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। और क्या बता रखा है कि अर्थ पे जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना, यानी जो अर्थ में जो सबसे गहरी या जो सबसे गहराई वाली जगह है, जहाँ की लेंथ बहुत ही ज्यादा गहरी है, वो कहाँ पे? तुम्हारा पैसिफिक ओशन में है। और वो किस जगह पे है? तो मैरियाना ट्रैंक। मैरियाना ट्रैंक तुम्हारे जगह का नाम है जो तुम्हारे पैसिफिक ओशन में वहीं पे ही है। इसके साथ साथ द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अब ये बता दिया कि ये शेप में कैसा है आपका? सर्कुलर है। नेक्स्ट देखो कौन कौन से कॉन्टिनेंट आपका कवर करता है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा दी नॉर्थ एंड दी साउथ अमेरिका सराउंडिंग। तो तुम्हारा लगभग यही बता दिया कि इसके आसपास 4 आपके कॉन्टिनेंट है ये वाले। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। ये आगे बता रखा है आपको कि मैप में देखिए, जो इस बुक में आपको मैप दे रखा है वर्ल्ड मैप, और उसमें जाके आप देखिए कि कहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये टोटल पढ़ लेते हैं, फिर मैप पे जाके देख लेंगे। तो सेकेंड ओशन कौन सा तुम्हारा? पैसिफिक, सॉरी दी अटलांटिक। The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S shaped. तो ये जो सेकेंड आपका कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और ये कौन से शेप में है? ये तुम्हारे एस, ठीक है, तुम्हारे एस शेप में है। मैप में देख लेंगे अच्छे से हम। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। और ये बता रखा है कि तुम्हारे ये जो अटलांटिक ओशन, इसके तुम्हारे वेस्ट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द, और ईस्ट में तुम्हारा यूरोप है और क्या है फिर तुम्हारा? अफ्रीका है। उसके बाद द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स अ लीगल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अब देखो क्या बता रखा है कि जो तुम्हारा अटलांटिक ओशन है, ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशन है। यानी यहाँ पे शिप्स वगैरह ये आमतौर पे हमेशा आती रहती है और बहुत अच्छा खासा इनका व्यापार होता है। रीजन क्या है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये जो गैप है, जो ये आपका, ठीक है, ये बहुत सारे गैप बन रखे हैं ना इनके बीच में, ठीक। तो ये गैप ना तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जब शिप वगैरह आती है किसी आइलैंड पे, तो उनको जगह चाहिए होती है ठहरने के लिए, ये कहाँ रुके वो। और तो वही आपका जो है, ये इसे कहते हैं हम तुम्हारा इंडेंटेड कोस्ट लाइन कहते हैं। और जो तुम्हारा अटलांटिक ओशन है ना, ये पूरा का पूरा तुम्हारा इंडेंटेड कोस्ट लाइन पे ही है, जिसके वजह से अच्छा खासा यहाँ पे व्यापार आपका हो जाता है।
The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In north, it is bound by Asia and west by Africa and north by Australia. तो तीसरा, ठीक है, थर्ड अपना कौन सा है तुम्हारा? थर्ड है तुम्हारा इंडियन ओशन। तो ये इकलौता आपका ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा, और वो कंट्री कौन सी? अपनी इंडिया है। तो इसके बाद देखो ये कौन से शेप में? तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप में। इसके साथ साथ क्या बता रखा है कि भाई तुम्हारे ये नॉर्थ में इसके एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में तुम्हारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए, द सदर्न ओशन एनसर्कल्स दैट कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू अ 60 डिग्री साउथ। अब देखो क्या बता रखा है कि तुम्हारा सदर्न ओशन है, ठीक है, फोर्थ अपना सदर्न ओशन है, और ये तुम्हारा कहाँ पे? अंटार्कटिका, ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारा ये अंटार्कटिका को कवर करता है, और ये नॉर्थ में तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ से लेकर तुम्हारा 60 डिग्री साउथ तक ये आपका फैला हुआ है। लास्ट आपका कौन सा है? आर्कटिक। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल। और ये अर्थ के ऊपर जो सबसे ओशन है तुम्हारा, वो नाम क्या? उसका आर्कटिक ओशन है, और तुम्हारा आर्कटिक सर्कल पे भी है, ठीक है, कहाँ पे? तुम्हारा नॉर्थ पोल में। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोइंग एज बेरिंग स्ट्रेट। और क्या बता रखा है कि तुम्हारा ये कहाँ से कनेक्ट है? तुम्हारा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में आप देखोगे, नॉर्थ में, ठीक है, एक जगह है जहाँ पे आपका क्या है? स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है आपका? स्ट्रेट मतलब कि तुम्हारा, ठीक है, स्ट्रेट अपना ये बहुत छोटी वाटर बॉडी जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट। नेक्स्ट कौन सा है आपका? आर्कटिक। अच्छा, आर्कटिक पढ़ चुके हम ना, तो ये नाम याद कर लेना, क्या नाम है? बेरिंग, आपका बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट है कहाँ पे? मैं आपको बता दूंगा अभी। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और यही बता रखा है कि तुम्हारा नॉर्थ में इसका कौन तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ये नॉर्थ में तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और तुम्हारा क्या है यहाँ पे? यूरेशिया। नॉर्थ अमेरिका आपका अर्थ के इस तरफ है, और यूरेशिया मतलब आपका यूरोप और एशिया जो उसको पूरे तरीके से कवर कर लेता है। चलिए आगे बढ़िए, ज्यादा आगे चलेगा, पीछे आ जाओ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या है? एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे अब। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। ये डेफिनेशन हुई उसकी 1 मार्क्स की, ठीक है, कि वो गैस की वो लेयर जिसने अर्थ को, ठीक है, गैस की वो लेयर जिसने अर्थ को चारों ओर से कवर कर रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। दिस this thin blanket of air is an integral and important aspect of planet. It provides us with the air we breathe that protect us from the harmful effects of sun. और इसका कुछ यूजफुल बता रखा है आपको कि क्या क्या? सबसे पहला, ये पहला पॉइंट है कि क्या एटमोस्फेयर का क्या यूज है अपने को? तो इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर, ठीक है, ये हमको एयर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और सेकंड क्या है कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। और सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन है, तो उसको ये उन रेडिएशन से हमको बचा लेता है, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ, और अर्थ के चारों ओर से एक लेयर ने कवर कर रखा है, ठीक है। जो आपकी लेयर है ना, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसी लेयर को बोलते हैं हम एटमोस्फेयर। और एटमोस्फेयर क्या करती है? सन से जो भी आपकी हार्मफुल रेडिएशन जो अर्थ पे आ रही होती है ना, तो सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है? वो सबसे पहले तुम्हारे एटमोस्फेयर में एंटर करती है। और एटमोस्फेयर क्या करता है? उस लेयर को ऊपर ही रोक लेता है, जो तुम्हारी खतरनाक, जो तुम्हारी हार्मफुल रेज है, उनको ऊपर ही रोक लेता है, और नॉर्मल सनलाइट तुम्हारे अर्थ में यहाँ पे आती है। आगे देखिए, द एटमोस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ दी 1600। और टोटल कहाँ तक? तुम्हारे अर्थ से, ठीक है, ये अर्थ है ना, अर्थ से तुम्हारा अर्थ से लगभग कहाँ पे? तुम्हारा ये अर्थ का सरफेस है अपना, ठीक है, अर्थ से कब? लगभग 1600, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं, 1600 मीटर ऊंचाई तक तुम्हारा ये कवर कर लेता है। द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटमोस्फेयर के भी पार्ट है, जैसे कौन कौन से पार्ट है तुम्हारे? टोटल 5। कौन कौन सा? देखो, तो सबसे पहला तुम्हारा, सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो सबसे नीचे, जो अर्थ के सबसे नजदीक है, ट्रोपोस्फेयर है। फिर जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर तुम्हारा कौन सा सेकंड नंबर पे आप लोगों का है? स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड पे है मेसोस्फेयर। फोर्थ पे है तुम्हारा थर्मोस्फेयर, और लास्ट है तुम्हारा एक्सोस्फेयर। इनके बारे में डिटेल्स ना 7th क्लास की बुक में बता रखा है, तो नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। देखिए, ये देखिए साइड में जो इमेज दे रखी है आपको, ये अपनी सबसे फर्स्ट लेयर है, कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड कौन सी है आपकी? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। थर्ड ईयर है तुम्हारा कौन सा? मेसोस्फेयर। फोर्थ है तुम्हारा थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ है तुम्हारा यहाँ पे एक्सोस्फेयर। तो इनकी अलग अलग लेयर्स है। देखो क्या बता रखा है कि ये बैलून वगैरह जो भी उड़ते वगैरह है, या ये देखिए, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये एरोप्लेन वगैरह ये इसी लेवल पे उड़ते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है, कि फिर ये जो भी आपके मीटियोर्स वगैरह जो भी आते हैं, उस तुम्हारे यहाँ पे आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में।
उसके बाद तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये देखो रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है तुम्हारे मेसोस्फीयर में, उसके ऊपर है तुम्हारा थर्मोस्फीयर, सैटेलाइट वगैरह जहाँ पे घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। तो चिंता मत करो, डिटेल से पढ़ेंगे हम 7th क्लास में, अभी सिर्फ इसका नाम याद रखो बस। देखो उसके बाद का टॉपिक क्या है आपका, कंपोजिशन बता रखा है कि जो अपना एटमॉस्फेयर है ना उसमें कौन सी गैस कितनी परसेंट है। तो मेरे अपने एटमॉस्फेयर में देखो नाइट्रोजन है, ठीक, नेक्स्ट कौन सी, ऑक्सीजन है, और आपका यही दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलाकर टोटल कितनी है, 90%। ठीक है, इतनी काफी। उसके बाद अब टोटल नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन तुम्हारा 21% है, और जो बाकी गैसेस हो गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, आर्गन हो गई, उसके बाद तुम्हारी और भी बहुत सारी गैसेस हो गई, वो सभी गैस को मिलाया जाए तो वो कितना पहुंचेगा तुम्हारा, वो है तुम्हारा 1%। देखो ऑक्सीजन, अब इनका कुछ यूजेस बता देगा कि कहाँ पे क्या क्या यूज आपका किया जाता है। तो नेक्स्ट है आप लोगों का क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान देना। देखो तो सबसे पहला ऑक्सीजन का पहला यूज क्या बता रखा तुम्हें, ऑक्सीजन इज अ ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बता रखा है कि ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने के लिए, ठीक है, ब्रीथिंग के लिए, और नाइट्रोजन जो आपकी गैस है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो तुम्हारे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, बट इसको डायरेक्ट नहीं ले पाते। ठीक है, तो इन जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनके रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं। तो बगैर नाइट्रोजन के तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या तुम्हारा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द। और नेक्स्ट ये बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बता रखा है, सबसे पहला तो ये आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पता होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्लांट्स को चाहिए होता है ना, जैसे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथिंग के लिए, जिससे हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, वैसे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आगे क्या बता रहे हैं इसके अलावा, कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये अर्थ तुम्हारी क्या रहती है, गर्म रहती है। भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती ना तो अपनी अर्थ बिल्कुल ठंडी पड़ जाती, पूरा बर्फ से जम जाती है। रीजन, क्योंकि अब ठीक है, अब आप तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो कोई ऐसी गैस है ही नहीं जो तुम्हारे उसको हीट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, देखिए उसके साथ अलावा देखिए क्या बता रखा है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। वही मतलब आपको बता रखा है फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। The density of the atmosphere varies with height, is maximum at the sea level and the decreases rapidly as we go up. You know the climbers। अब देखो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं ना, एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर की डेंसिटी मतलब कि जो उनकी क्वांटिटी होती है ना वो कम हो जाती है। आप अर्थ के सरफेस पर रहोगे बहुत सारी एयर है, थोड़ा और ऊपर जाओगे एयर कम हो जाएगी, और ऊपर जाओगे एयर आपकी और कम हो जाएगी। तो हाइट की वजह से, यानी हाइट के यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड बता रखा है कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, एयर क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम, यानी एयर बहुत ज़्यादा आपकी पतली होती रहेगी। उसके अलावा the climbers experience a problems in breathing due to decrease in density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at the high altitudes। अब वही क्लाइंबर्स वगैरह जो पहाड़ वगैरह लोग चढ़ते हैं, तो वो जब बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि एयर ऊपर बहुत ही कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके रखते हैं, ताकि जब उनको लगे कि हाँ एयर कम है तो ताकि वो उसका यूज कर ले। The temperature also decrease as we go upward. The atmosphere exerts pressure on the earth. This vary from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind। अब आगे क्या बता रखा है कि जैसे जैसे हम हमारी अर्थ की जो एल्टीट्यूड हाइट बढ़ता है ना, उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, कम। अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे हाइट और ऊपर जाएगा ना वहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या बता रखा है, प्रेशर। अब देखो एयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है ना, वो क्या करती है, वो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। तो अर्थ पे कहीं कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर है, उस वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एयर आपका कम है वहाँ पे प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा कम होगा। और क्या बता रखा है, जो आपका विंड है, जो आपकी हवा है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। एग्जाम्पल सपोज करिए, मान लीजिए ये ठीक है अर्थ है, अर्थ के इस पार्ट में जो ये एटमॉस्फेयर को जी वाला पार्ट है ना, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी एयर मौजूद है। यहाँ पे क्या आपका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा, और ये अर्थ का दूसरा पार्ट है जहाँ पे बहुत ही कम एयर मौजूद है। ठीक है, बहुत ही कम एयर मौजूद है। तो एयर क्या करेगी, एयर यहाँ से मूव कर कर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये कैसा इलाका है आपका, ये ऐसा इलाका है जहाँ पे आपका एयर प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपका एयर प्रेशर क्या बहुत ही ज़्यादा एयर प्रेशर, और ये आपका कैसा इलाका है जहाँ पे आपका एयर प्रेशर क्या बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ एयर ही कम है। जब एयर कम है तो एयर प्रेशर कम होगा, तो हवा क्या करेगी, यहाँ से मूव करके यहाँ बहना शुरू होगी, और वही जो हवा यहाँ से जाकर यहाँ बहेगी, इसी हवा को हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विंड।
ठीक, बहुत अच्छा। तो इतना ही टॉपिक था अपने एटमॉस्फेयर में, और इस चैप्टर का हम सबसे आगे अब लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है तुम्हारा, याद है तुम लोगों को? चलिए, तो चलिए सबसे पहले अर्थ के मेजर 4 कंपोनेंट है ना, पहला कौन सा तुम्हारा है? अर्थ के टोटल अपने मेन 4 कंपोनेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिए, जो इमेज नीचे दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको? ये देखिए, ये अपना पूरा एटमॉस्फेयर तुम्हारा, ये जो पूरा पूरा का पूरा जो लैंड का पार्ट हो गया ये अपना हो गया, ठीक है, लिथोस्फेयर। ये क्या हो गया तुम्हारा? हाइड्रोस्फेयर। और जहाँ पे ये तुम्हारी तीनों चीजें अवेलेबल हो, जहाँ पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, जो पूरा सर्कल है जहाँ पे पूरी चीजें अवेलेबल हो, उसी को पूरे को हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा बायोस्फीयर। तो देखो क्या बता रखा तुम्हारा यहाँ पे, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ये डेफिनेशन इसकी, ठीक है। बायोस्फीयर आपकी वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे तुम्हारा लैंड, वाटर एंड एयर तीनों मिलते हैं। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ व्हाट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट। अब आगे भी बता रखा है कि अर्थ पे तुम्हारे तीनों अवेलेबल है, ठीक है। इसी की वजह से तुम्हारी अर्थ पे सिर्फ लाइफ हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। बाकी और किसी प्लेनेट पे, मून पे लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वहाँ पे आपका लिथोस्फेयर है, बट वहाँ पे तुम्हारा एटमोस्फेयर ना हो, तुम्हारा वहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित रहते हैं उनके लिए तीनों जरूरी है। चलो, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इन वेरी इन साइजेस फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अब ये बता रखा है कि अर्थ पे हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तुम्हारे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब तुम्हारे जो छोटे, बहुत ही मतलब जो आंख से जिनको देख नहीं सकते, वायरस बैक्टीरिया, वो हो गए, ठीक है। और ह्यूज मैमल्स मतलब एलिफेंट, जिराफ, इतने बड़े बड़े। तो अपने अर्थ में छोटे मोटे जीवों से लेकर बहुत ही बड़े बड़े जीव इसलिए है क्योंकि अर्थ में तुम्हारा बायोस्फीयर है। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way, or for example, cutting of forest or fulfilling our needs of wood, cutting of forest for fulfilling needs of wood or cleaning land for agriculture may lead to a fast removal of soil from a slopes. अब देखो आगे एक टॉपिक में बता रखा है कि बायोस्फीयर में ना आपके दो टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। पहला, जितने भी आपके प्लांट है, सभी पेड़ पौधे, उनको क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। और जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ठीक है, कीड़े मकोड़े, आपके पक्ष बर्ड्स है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम। तो ही बता रखे तुम्हारे यहाँ पे। और ठीक है, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ अर्थ पर रहेंगे तो एक दूसरे को अफेक्ट भी करेंगे, ठीक है, चेंजेस करने की कोशिश भी करेंगे। तो कैसे ये एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, आपको वही आगे डिस्कस कर रखा है। तो पहला क्या बता रखा है कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और फुलफिलिंग अवर नीड्स। अब जब बहुत सारी ह्यूमन बींग्स है, जब लकड़ियों की ज़रूरत है तो लकड़ियों के लिए पेड़, ठीक है, पेड़ों को काटना शुरू करेंगे तो जंगल की कटाई वगैरह शुरू हो जाएगी। इसके साथ तुम्हारा क्या बता रखा है? एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को भी साफ करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो पेड़ पौधे होंगे भी मतलब उनको काटा जाएगा ताकि वहाँ पे खेती वगैरह कर सके। इसकी वजह से क्या होगा? जो तुम्हारी सॉइल है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर चली जाएगी, ठीक है। रूट्स क्या करती है? मिट्टी को बांधने का काम करती है ना। बट अगर प्लांट्स ही नहीं है तो उनके रूट्स नहीं है, और रूट्स नहीं है तो सॉइल वहाँ पे रहेगी नहीं, ठीक है। जैसे हवा बहेगी या बाढ़ आएगी, वहां पे पानी बहेगा तो वो मिट्टी उसी के साथ आगे चली जाएगी। इसी को तो सॉइल इरोजन कहते हैं हम। इसे ये नुकसान हो जाता है आपका। उसके बाद सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक द earthquake. For example, there could be a submergence of land as happened in the case of tsunami. अब वही बता रखा है कि तुम्हारी जो नेचुरल कैलेमिटीज है, यानी जो आपदाएं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो आ जाती है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इनसे भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है, अपने बायोस्फीयर को। एग्जांपल दे रहा है कि अगर सुनामी आ गई तो क्या होगा? तुम्हारा जो लैंड है वो कई दिनों तक तुम्हारा उसमें डूबा रहेगा, ठीक है, पानी में डूबा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी आपकी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो देखो, तो एग्जाम्पल क्या दे रहा है आपका? अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहा है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में जो आपका सुनामी आया था उसकी बात कर रहा है। देखो हाँ, ये रहा आपका। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट आल्सो डैमेज। आप भी बता रहा तुम्हारा यहाँ पे देखो, जो वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री वगैरह से या जो घर वगैरह से, ठीक है, जो नालियों से जो हम डाल देते हैं रिवर्स में या लेक्स में, इसके वजह से हम क्या कर देते हैं? इसके वजह से भाई तुम जो तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर है जो अवेलेबल है वैसे ही, ठीक है, वैसे ही बहुत ही कम है, ऊपर से इसको भी वेस्ट कर दिया, ठीक है, उसको भी गंदा कर दिया तो वो भी अपने यूज लायक नहीं बचेगा। आगे देखिए नेक्स्ट। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। देखो क्या बता रखा है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री से जो आपकी हार्मफुल गैसेस निकलती है वो क्या करती है? वो हमारे एटमोस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देती है, ठीक है, जहरीली बना देती है, और हवा भी अब तुम्हारी खराब हो जाती है।
देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्लांट्स के लिए, इतना पता है। बट अगर ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, अगर ये भी इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से भी क्या होगा, तुम्हारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसी उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। और आप लोगों को पता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी ग्लेशियर वगैरह है नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल में, वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, पिघलने शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से तुम्हारा जो समुद्र है उनमें पानी का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो पानी कहाँ पे आएगा, लैंड पे ही तो आएगा, जमीन पे आएगा। तो जिसकी वजह से सुनामी और बाढ़ वगैरह तुम्हारा आ सकता है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere। तो बस तुम्हारा वही बता रखा है कि अगर सही से सर्वाइव करना है और अगर पीसफुली रहना चाहते हैं हम सभी, तो हमको क्या करना है, हमको इसको लिमिट करना है कि जो भी हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इसको कम से कम करो। कम से कम करेंगे तो नेचर का बैलेंस बना रहेगा, और अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो चलिए, ये अपना प्यारा सा चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। और बहुत ही आसान चैप्टर है आप चैप्टर, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिए। और डाउट वगैरह होगा तो एक आके इस चैप्टर को एक बार, इस वीडियो को, डाउट वगैरह अगर हो तो इस वीडियो को आप फिर से पूरे का पूरा एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके एमसीक्यू और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।